नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार एक बार फिर से आपका जेनेक्स एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों का इकोनॉमी सीरीज चल रहा है। उसी के अंतर्गत एक ऐसा चैप्टर आज हम लेकर आए हैं जिसको समझने के बाद आपको इकोनॉमिक्स की काफी अच्छी खासी समझ हो जाएगी और इस चैप्टर के द्वारा हम सरकार की कार्य प्रणाली को भी समझेंगे कि आखिर कैसे एक सरकार काम करता है, कैसे हम सरकार के संबंध में कहते हैं कि सरकार की आर्थिक नीति अच्छी है, खराब है या जो भी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देखते हैं, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। ठीक है, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। तो देखिए, हम पहले इसको आते हैं, राजकोषीय नीति क्या होता है। तो राजकोषीय नीति का अगर हम सीधा सीधा एक मोटा मोटी मतलब निकाले तो किसी भी सरकार का अर्थव्यवस्था के संबंध में जो दृष्टिकोण होता है, जिस माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को संचालित करती है, जो नीतियों के माध्यम से, उनको हम राजकोषीय नीतियां कह सकते हैं। तो देखिए, उन नीतियों में क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले सरकार का बजट होता है। बजट क्या होता है कि राजस्व सरकार जो है किसी एक वित्तीय वर्ष में जितना आमदनी हो रहा है, जितना खर्च कर रहा है, जितना कर्जा ले रहा है, या इस तरह का जो भी है आय व्यय का लेखा जोखा को हम लोग सामान्यतः बजट कहते हैं। तो हमें यही जानना है किसी भी सरकार के आय और व्यय के बीच के अंतर या आय या व्यय के प्रबंधन को बजट कहते हैं। उसके बाद कर संरचना। तो आप जानते हैं कि कर संरचना में हम देखते हैं कि बहुत सारे कर जो होते हैं लगाए जाते हैं। कर के माध्यम से सरकार का जो है आय बढ़ता है और सरकार की आय होती है कर लगाने के माध्यम से। प्रगतिशील, अनुपातिक, अवक्रमिक, इस सब टाइप के कर होते हैं जो हम लोग आगे चलकर देखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद देखिए, विभिन्न घाटे, विभिन्न प्रकार के घाटे, जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, बजटरी घाटा, प्राथमिक घाटा। तो ये सब घाटा जो होता है और किस प्रकार से सरकार इस घाटे को कम करती है या किस प्रकार से इस घाटे से अर्थव्यवस्था को निकालने की कोशिश करती है, इन्हीं सब की नीतियों को हम लोग सम्मिलित रूप से राजकोषीय नीति कहते हैं। सार्वजनिक आय माने कि किसी भी सरकार की आय, सार्वजनिक व्यय किसी सरकार का व्यय, सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा लिया गया ऋण, सरकार भी ऋण लेती है, आम जनता से लेती है। उसके बाद जो है सरकार बड़े बड़े वैश्विक संस्थाओं से लेती है, आरबीआई से लेती है। तो इसी तरह से बहुत सारे जगहों से सरकार जो ऋण लेती है। उसके बाद करारोपण, जो सरकार आप पे टैक्स लगाती है, ठीक है, जैसे जीएसटी हो गया, आयकर हो गया, या अन्य तरह के कर के संबंध में सरकार की क्या नीति है। जैसे अभी मोदी सरकार द्वारा बहुत सारे जो है खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाया गया था, तो इसकी काफी आलोचना हुई थी। और दूसरा पक्ष यह है कि सरकार जो है अपना राजस्व संग्रह बढ़ाना चाहता है ताकि और जो है कल्याणकारी नीतियों को जो है लागू कर सके। उसके बाद बजट घाटा, सब्सिडी। तो जैसे कोई चीज जो होता है, जैसे पीडीएस सिस्टम में गेहूं, चावल या अन्य चीजें जो आपको कम मूल्य पर मिलता है, तो ये सब्सिडी के माध्यम से ही संभव हो पाता है। ऋणार्थ प्रबंधन जो है, घाटे की वित्त व्यवस्था को हम लोग ऋणार्थ प्रबंधन के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से इन चीजों का जो सम्मिलित रूप होता है उसको हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं, जिसमें सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण एवं करारोपण राजकोषीय नीति के मुख्य अंग होते हैं। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से किया क्या जाता है। राजकोषीय नीति के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता एवं आवंटन को सुनिश्चित किया जाता है। निजी क्षेत्र के लिए, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नीतियां बनाई जाती है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था काम करे। जैसे कि अभी हम देखें कि कोविड काल में बहुत ज्यादा देश में मंदी आ गई थी, तो सरकार क्या किया कि ब्याज दर को कम करके, ऋण को बढ़ाकर या अन्य संसाधनों के माध्यम से जो है देश में या अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा पैसा दिया, जिससे क्या हुआ कि एक बार फिर से अर्थव्यवस्था जो है मंदी के दौर से या सुस्ती के दौर से निकला। वही सपोज कीजिए, जब अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रास्फीति की दर आती है और लोगों के पास बहुत सारा पैसा आता है, तो सरकार क्या करेगा कि टैक्स बढ़ा देगा। जैसे ही टैक्स बढ़ाएगा तो लोगों के पास खर्च करने का
जो है पैसा कम होगा, उसके अलावा ब्याज दर बढ़ा देगा तो लोन वगैरह कम मिलने लगेगा, इसके अलावा अन्य साधनों से सरकार जो है पैसा मार्केट से निकाल लेगा। तो उससे क्या होगा कि मार्केट सामान्य स्थिति से चलेगा। तो मंदी की स्थिति से भी उबारना है, मुद्रास्फीति से भी उतारना है, सुस्ती से भी उबारना है और जो है तेजी से भी बचाना है। तो इन सब चीजों का जो एक सम्मिलित प्रबंधन होता है उसे हम लोग राजकोषीय नीति के माध्यम से देखते हैं। तो किसी भी सरकार में जितने अच्छे से इन सब चीजों का प्रबंधन होता है उसको हम लोग कहते हैं सरकार की आर्थिक नीति बहुत अच्छी है, सरकार का प्रबंधन बहुत अच्छा है। अगर घाटा कम रहेगा तो बोलेंगे बहुत अच्छा है, कर संरचना ऐसा रहेगा कि लोगों के लिए जो है अफोर्डेबल हो तो कहेंगे बहुत अच्छा है, सरकार का बजट लगभग आय और व्यय के बीच साम्यता रखता हो तो क्या कहेंगे कि नहीं नहीं सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगर जैसे अभी श्रीलंका में हुआ कि आय है नहीं, बहुत ज्यादा खर्च कर दिए, एकाएक जो है गृह युद्ध की स्थिति आ गई सब कुछ, या फिर जैसे किसी देश में पूरा तरह से दिवालिया हो जाता है तो क्या होती है, उसकी राजकोषीय नीति खराब होती है। क्या होगा, बजट एकदम माइनस में रहेगा, आय से कहीं ज्यादा खर्च, कर संरचना लोगों के लिए कष्टकारी रहेगा और घाटा जो है काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो इन सब स्थितियों में हम देखते हैं कि राजकोषीय नीति किसी भी अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाला एक ऐसा उपकरण होता है जो कि अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा के साथ सरकार की नीतियों को भी परिलक्षित करता है। तो हम अभी शुरू करेंगे थोड़ा सा बजट से, हम शुरू करेंगे कि आखिर सरकार का बजट कैसे बनता है, किस प्रकार के बजट होते हैं और क्या उसका यूज है। तो आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग बजट देखते हैं। सबसे पहले बजट को सामान्य अर्थों में समझिए कि बजट होता क्या है। जैसे अगर आप कोई फोन खरीदने जाते हैं या कुछ काम करने जाते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो किसी से बोलते हैं कि हमको 5,000 का लेना है, तो वो बोलेगा कि अरे 10,000 का ले लो, ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है। आप बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास बजट नहीं है, हम घाटा में चले जाएंगे। मतलब कि आपके पास जो रिसोर्सेज है अगर आप उससे ज्यादा यूज कर लिए तो आप घाटा में जाएंगे। और आपको क्या है कि आप एक आकलन किए कि मेरे पास इतना हो सकता है, इतना में हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा मेरा हैसियत नहीं है। तो सबसे पहले बजट जो होता है, बजट एक वर्ष का, किसी भी वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा जो होता है उसे हम लोग बजट कहते हैं। तो जब भी पूछे बजट क्या होता है तो किसी वार्षिक वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा जो होता है उसे हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो बजट में हम देखते हैं कि सबसे पहले आप एक बात मानिए कि आपके पास क्या होता है, रिसोर्सेज होता है। तो आपके पास कितना उपलब्ध है रिसोर्सेज, पहला बजट में देखा जाता है उपलब्ध संसाधन कितना है। ठीक है, आपके पास कितना रिसोर्सेज है। जो भी रिसोर्सेज है आप मोटा मोटी अनुमान लगाते हैं सरकार का आय इतना हो गया, इस तरह से हम इतना पैसा ला सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उनका समता मूलक वितरण। समता मूलक वितरण मतलब हुआ कि जो जरूरी है सभी के बीच एक समान सा वितरण। ये नहीं है कि जैसे आप देखते होंगे कि उद्योग के लिए अलग दिया जाता है बजट में, कृषि के लिए अलग दिया जाता है, रेलवे के लिए अलग दिया जाता है, किसान के लिए अलग दिया जाता है, स्वास्थ्य के लिए अलग दिया जाता है। तो ये किस चीज पे होता है, ये प्राथमिकता के आधार पे होता है। प्राथमिकता के आधार पर कि आप पूर्व निश्चित प्राथमिकता, ठीक है, पूर्व निश्चित प्राथमिकता कि आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है सरकार चलाने की, कि देश के सभी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। तो कभी भी आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछता है कि सरकार जो सब्सिडी देती है तो सबसे ज्यादा खर्च किस चीज पे करती है, तो खाद्य सब्सिडी बहुत ज्यादा सरकार का होता है। सबसे ज्यादा 44% के आसपास रहता है, खाद्य सब्सिडी ही होता है कि मतलब देश के सभी लोगों को 2 वक्त का गरिमापूर्ण भोजन जो है वो मुहैया हो, इसके लिए सरकार बजट में बड़े पैमाने पर सब्सिडी का ऐलान करता है। इसी तरह आवास के लिए, स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जैसे अभी कोविड आया तो टीके के लिए। तो इस तरह से देखिएगा कि बजट में इन सब चीजों का जो होता है ना समता मूलक वितरण होता है। ऐसा तो नहीं है कि सारा बजट उठा के उद्योगपति को दे देगा या सारा बजट किसान को या सारा बजट स्वास्थ्य को। मतलब कि एक एरिया वाइज बना रहता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है।
तो प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, गरीब जो है, मजदूर, उद्योग, सेना, डिफेंस, तो इस आधार पे सब चीजों का जो है निर्धारण किया जाता है किसी देश में कि बजट कैसे बनेगा। ठीक है, तो अपने देश में 2 आर्टिकल भारतीय संविधान में 112 और 202 को हम लोगों को याद रखना है। इसमें आर्टिकल 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करवाया जाएगा, जिसे हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बजट कहा जाता है, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग बजट कहते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 202 में राज्य के लिए राज्यपाल के संदर्भ में ये कहा गया है। तो कभी भी पूछे आर्टिकल 112 में तो केंद्र सरकार का बजट और आर्टिकल 202 में तो राज्य सरकार का बजट। यहाँ तक हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम देख लिए कि जो आपके पास संसाधन है उसका समतामूलक वितरण करना है। चूंकि भारत लोकतांत्रिक देश है तो जो भी वितरण का फॉर्मूला होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा और उसका जो है ये होगा कि हमको प्रायोरिटी के हिसाब से बांटना है, जिसमें सभी लोगों को एक मिनिमम जो है रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजों का उपलब्धता हो, साथ में देश का विकास भी हो, सीमा भी सुरक्षित हो, सभी का स्वास्थ्य भी बेहतर हो। तो ये सारी चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने लॉर्ड कैनिंग के टाइम प्रस्तुत किया था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह भी हुआ था। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि विद्रोह के बाद बजट बनाया गया जेम्स विल्सन के द्वारा, और जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने लॉर्ड कैनिंग के समय पेश किया था। 26 नवंबर 1947 को, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो उसके कुछ महीने बाद 26 नवंबर 1947 को आर सन्मुखम चेट्टी, ये नाम याद रखिएगा, आर सन्मुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। पहला बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसी में एक चीज हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो स्वतंत्र अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था 2 सितंबर 1946 को, उसमें वित्त मंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। तो वित्त मंत्री लियाकत अली थे। ठीक है, लियाकत अली थे। ठीक है, तो ये चीज है, लियाकत अली वित्त मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अभी हम लोग देखते हैं रेल बजट, आम बजट साथ चलने लगा। जैसा आप लोग शुरू में देखे होंगे कि रेल बजट और आम बजट 2017-18 से पहले अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। तो 1920 में क्या हुआ कि रेलवे के अर्थशास्त्री थे विलियम एकवर्ड, उनकी अध्यक्षता में जो है एक समिति गठित की गई, 10 सदस्यीय समिति। उसमें बोला गया कि रेलवे को आम बजट से प्रस्तुत हटा दिया जाए, अलग पेश किया जाए, क्योंकि रेलवे एक उद्यम है और उस समय उद्यम का मतलब था लाभ कमाना। ठीक है, लाभ कमाना था। इसी बेसिस पे जो है रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ 2 चीज याद रखिएगा, एक वर्ग समिति का गठन 1920 में और इसी के रिपोर्ट 1924 के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। लेकिन 2017-18 में विवेक देवराय समिति की अनुशंसा पर मोदी सरकार द्वारा पुनः जो है आम बजट और रेल बजट को मिला दिया गया एक साथ। ठीक है, कि अब दोनों बजट एक साथ वित्त मंत्री ही पेश करेंगे। यहाँ जो है एक चीज और हुआ था इसी साल कि बजट जो पहले 28-29 फरवरी को पेश किया जाता था, अब वो जो है 1 फरवरी से बजट पेश करने की शुरुआत इसी साल कर दी गई। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ये 2017-18 वाला एग्जाम में पूछ चुका है। तो बजट जो होता है, बजट लगातार सरकार के 3 वर्षों का विवरण, प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। तो कभी भी आपसे पूछे कि बजट में कितने सालों का विवरण होता है, तो कितने साल का विवरण होगा? तो 3 साल का विवरण होता है। ठीक है, 3 साल का विवरण होता है। साल मेनली क्या होता है कि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ठीक है, और ये 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष चलता है। ठीक है,
31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष चलता है। तो वही देखिए क्या क्या होता है। जैसे अगर अभी का वित्तीय वर्ष पेश किया गया है तो आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान, तो बजट अनुमान 2022 और 23 के लिए होगा, ठीक है। उसी तरह से चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान, तो संशोधित अनुमान 2021 और 22 के लिए होगा। और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक अनुमान तो होगा 2020-21 का वास्तविक डाटा हमारे पास होगा, इसका जो है अनुमान होगा, इसका जो है ये अनुमान बजट के लिए अनुमान होगा, ये संशोधित अनुमान होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सब चीजों को हम लोग बजट में रखते हैं। बजट के बाद हम लोग दो चीज है कि बजट के कितने प्रकार होते हैं, कब इंडिया में कौन सा बजट लागू किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछता है बीपीएससी वगैरह में भी अब पूछे जाने लगा है इस तरह के क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बजट जो है किस तरह से पेश किया जाता है। आइए अब हम लोग विभिन्न प्रकार के बजट पर चर्चा करते हैं कि कितने तरह के बजट होते हैं, उनकी संकल्पना क्या क्या है। तो मूलतः जो है 5 तरह का बजट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक होता है निष्पादन बजट, आउटकम बजट या परिणाम बजट, शून्य आधारित बजट तीसरा, और ये चौथा जेंडर आधारित बजट। आजकल 5वां जो है ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निष्पादन बजट या परफॉर्मिंग बजट, ठीक है। निष्पादन बजट या परफॉर्मिंग बजट बजट का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें सरकार द्वारा बजट किसी वित्तीय वर्ष के शुरू में लक्ष्य जो है निर्धारित कर दिए जाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश की जाती है कि कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इसी को हम लोग निष्पादन बजट करते हैं। ये संस्था या संगठन में सरकार का भी मतलब एक तरह से लिखा गया है, बस सरकार समझिए कि भारत में वित्तीय वर्ष 1975-76 से जो है निष्पादन बजट की शुरुआत की, कि मतलब एक तरह से लक्ष्य निर्धारित करके उसको पीछा करना या उसको पूरा करने का प्रयास को हम लोग जो है निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट करते हैं। आउटकम बजट या परिणाम बजट, जैसा कि नाम से ही लगता है आउटकम बजट या परिणाम बजट क्या होता है, तो सरकार के विकासात्मक कार्यों के परिणाम को जो है प्रस्तुत करे वैसे बजट को हम आउटकम बजट कहते हैं। तो मानिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, कृषि क्षेत्र में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, धन आवंटित किए गए, रोजगार क्षेत्र में कुछ धन आवंटित किए, तो ये बजट बताएगा कि सरकार जो विकासात्मक कार्यों को कर रहा है उसमें कितना परिणाम मिला, नहीं मिला, सफलता मिली, नहीं मिली। तो इस चीज को बताने के लिए हम लोग जो है परिणाम आधारित या आउटकम बजट को लेते हैं। पारदर्शिता आएगा, मानिए अगर लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लैक है, कहीं ना कहीं काम में कमी है, या कुछ बहुत ज्यादा लक्ष्य से पीछे रह गए, तो वो भी कहीं घातक है कि कुछ ना कुछ पारदर्शिता की कमी है तभी ऐसा हो रहा है। तो पारदर्शिता लाना इसका मुख्य लक्ष्य है। भारत में 2005 में पहली बार आउटकम बजट पेश किया गया था। 2005 में पहली बार आउटकम बजट पेश किया गया था और 2007-08 में आउटकम और निष्पादन दोनों बजट को मिलाकर बजट पेश किया जाने लगा। मतलब इन दोनों बजट का मिला जुला रूप 2007-08 से प्रस्तुत किया जाने लगा। शून्य आधारित बजट, शून्य आधार बजट जो होता है, जीरो बेस बजटिंग, इसकी शुरुआत 1986-87 में की गई थी, ठीक है। अमेरिकी वैज्ञानिक पीटर ओ पायर, ठीक है, पीटर ओ पायर द्वारा इस बजट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इस बजट का कॉन्सेप्ट दिया गया था पीटर ओ पायर द्वारा। तो अब देखिए इस बजट में क्या है कि मानिए कि सरकार ने किसी विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को लक्ष्य दिया कि आप इतना हॉस्पिटल बनवाइए और वो विभाग पीछे रह गया है, तो ये कहेगा कि आखिर जो हॉस्पिटल बनवाने का आपको लक्ष्य दिया गया था वो क्यों पीछे रह गया, और अगर हॉस्पिटल बनवाने का काम जारी रखा जाए तो क्यों जारी रखा जाए। तो इसके लिए जो जवाबदेह बनाया जाता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो है बजट को शून्य मानकर
आगे बढ़ा जाता है कि आप कैसा क्या किए, किस प्रकार इसको आगे रखा जाए, उसके संबंध में मंत्रालय को तर्क देना पड़ता है कि इसके लिए आगे किया जाए। इससे एक फायदा होगा कि जवाबदेही बढ़ेगी, कार्य प्रगति बढ़ेगी, और दूसरा चीज जो है बजट में कितना धन जा रहा है, आ रहा है, इसकी पारदर्शिता भी बढ़ेगी कि एक तरह से आपको जीरो मान के चलना है कि जब हम शुरू करेंगे तो फिर से जीरो मानेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पहले जो योजना चल रही है बस चलते जा रही है, उसमें हर साल पैसा दिए जा रहे हैं, उसका क्या परफॉर्मेंस है, कितना लक्ष्य प्राप्त किया, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और व्ययता को बढ़ावा देता है। और वही जो जीरो बेस बजटिंग है, इसमें परफॉर्मेंस देखा जाता है, किस आधार पर योजना को चालू रखा जाए या बंद रखा जाए, या जो क्या परिणाम निकला उन चीजों के आधार पर योजना को चालू या बंद रखा जाता है। तो इसीलिए उसको शून्य आधार बजट कहा जाता है कि फिर से जीरो से शुरू किया जाता है हर साल। तो इसको हम लोग शून्य आधार बजट कहते हैं। एक जेंडर बजटिंग, जैसा कि नाम से ही लग रहा है जेंडर बजटिंग, तो मानिए किसी भी सरकार के बजट में कितना भाग महिलाओं और बच्चों पर खर्च किया गया है, उसके हम देखते हैं कि जब कोई सरकार बताने लगता है कि हमने इतना प्रतिशत महिलाओं और बच्चों पे खर्च किया है, या ये प्लान है उसके लिए ये है, तो उसको हम लोग जेंडर बजटिंग के नाम से जानते हैं कि जेंडर बजटिंग है। 1982 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 2005-06 के आम बजट से की गई, और बिहार में जो है इसकी शुरुआत 2008-09 में की गई थी। जेंडर बजट की शुरुआत बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि 2008-09 में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी। वहीं 2020-21 में बिहार जो है देश में पहली बार ग्रीन बजट के नाम से बजट पेश करने वाला राज्य बना। ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पर्यावरणीय परियोजनाओं में या हरित ऊर्जा के विकास में, या जो कहिए कि इको फ्रेंडली विकास में जब बजट पेश किया जाता है और उसको प्रयास किया जाता है कि आप एक तरह से पर्यावरण फ्रेंडली विकास करना चाहते हैं, जैसे वृक्ष लगाने पे, आप पर्यावरण मित्र योजनाओं पे, सौर ऊर्जा, ये सब चीजों पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं, और एक तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जो है पॉल्यूशन कम फैलाएंगे, वैसे उद्योगों, वैसे कार्यक्रम, वैसे नीतियों को बढ़ावा देंगे जिससे कि पर्यावरण को फायदा हो, तो उसे हम ग्रीन बजट के नाम से कहते हैं। वर्तमान में भारत सरकार ने भी 21, 22 और 22-23 के लिए ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट रखा है, जो कि एक अच्छा कदम है आज के दौर में जहां ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरणीय समस्या हो रही है। तो ग्रीन बजट के माध्यम से एक बार फिर से आदमी देख सकता है कि प्रकृति को हम किस प्रकार अपनी चीजें लौटा सकते हैं, जिससे प्रकृति एक बार फिर जो है औद्योगिक पूर्व स्तर पर रहे, जहाँ की वैश्विक तापन नहीं हो, असमय वर्षा की मात्रा नहीं हो, सूखा नहीं हो, बाढ़ नहीं हो। तो इन सब चीजों से हम उभर सकते हैं। तो ये 4 बजट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा जो भी किया गया है। इसके बाद हम लोग भारत सरकार की जो निधियां होती है 2-3, उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम कुछ भारत सरकार की निधियों के संदर्भ में देखते हैं कि 3 मुख्य निधियां होती है। संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड, और आकस्मिक निधि, कॉन्टिजेंसी फंड। ठीक है, इन तीनों फंड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं संचित निधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 266(1) संविधान के भाग आर्टिकल 266(1) में ये वर्णित है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सरकार की सभी राजस्व प्राप्ति ट्रेजरी बिल्स द्वारा जारी करके प्राप्त किए जाने वाले ऋण एवं ऋण अदायगी के माध्यम से प्राप्त धन, मतलब जितना भी सरकार का इनकम हो रहा है इसमें दिया जा रहा है। इसमें संचित निधि में सरकार के सारे इनकम को रखा जाता है, और संचित निधि एक बड़ा निधि होता है, इसमें सारा सरकार का जो भी आय होता है वो संचित किया जाता है। ठीक है, इसमें जब कोई धन की निकासी करना हो तो हमें विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। विनियोग विधेयक के माध्यम से ही जो है हम लोग कोई भी जो है धन संचित निधि से निकाल सकते हैं। अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ तो संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। इसका वर्णन आर्टिकल 114 में है। विनियोग विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो ये चीज भी याद रखिएगा कि विनियोग विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। माननीय सरकार 2022-23 में जो है जितना पैसा निकाला है संचित निधि से वो कम पड़ रहा है,
और सरकार को तुरंत जरूरत है पैसे की, तो आर्टिकल 115 के तहत एक अनुपूरक अनुदान के माध्यम से, कि मतलब ये कुछ कम पड़ गया तो अनुपूरक अनुदान के माध्यम से इस निधि से पैसा निकाल सकता है। लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति जो है, तो देखिए पब्लिक अकाउंटिंग फंड, इसका आर्टिकल 266(2) में वर्णित है। सार्वजनिक राशियां इसमें जमा होती है, निकासी के लिए इसमें संसद की मंजूरी नहीं होती है। आखिर संसद की मंजूरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि सरकार का यह धन नहीं होता है, बल्कि सरकार केवल एक बैंकर या कस्टोडियन के रूप में होता है, कि सरकार एक तरह से जो भी कर्ज वगैरह जमा करता है इसमें जमा रहता है। जैसे देखिए बजट बैंक में कोई आदमी जमा किया, भविष्य निधि में किया, डाक जमा किया, राष्ट्रीय लघु बचत हुआ, निधि हुआ, तो ये सरकार की आय नहीं है, बल्कि एक फिक्स समय के बाद ये लोग अपना पैसा वापस मांगेंगे, तो सरकार बस इसका प्रबंधन करता है एक तरह से, इसको कहाँ रखना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और मांगे जाने पर इसको देता है। तो इसी को हम लोग लोक लेखा निधि समिति ये निधि कहते हैं, या इसको कहिए कि लोक लेखा पब्लिक अकाउंटिंग फंड, ठीक है। तो बजट बैंक जमा, भविष्य निधि, ये सब इसमें वर्णित है। आकस्मिक निधि जो है इसका वर्णन 267 में किया गया है। 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी निकासी की जाती है, इससे धन निकासी की जाती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रपति इसमें धन की निकासी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है, ठीक है। 2021-22 में 500 करोड़ से बढ़ाकर इस निधि को 30,000 करोड़ कर दिया गया। 2021-22 में आकस्मिक निधि जो पहले 500 करोड़ की हुआ करती थी, उसको 30,000 करोड़ का कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इन तीनों निधियों को देखे हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि इसका क्या काम है, क्या क्या चीज इसमें होता है। इसके बाद हम लोग जो है टैक्सेशन पर आते हैं और देखते हैं कि कर संरचना कैसी है और भारत में किस प्रकार की कर संरचना है। कर संरचना से जुड़े अन्य चीजों पर हम लोग गौर करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं टैक्सेशन इन इंडिया, कर, ठीक है। कर ऐसा चीज है जो सभी लोगों के जिंदगी में है और सभी लोगों को लगता है कि हम कर देते हैं, बहुत लोग देते भी हैं। ये अलग है कि कुछ लोग आयकर देते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन हम जो डेली रोजमर्रा की चीज खरीदते हैं उस पर अगर आप गौर करिए तो आप टैक्स देते हैं। चाहे आप कपड़ा खरीदे, चाहे आप जूते खरीदे, चाहे आप ज्वेलरी खरीदे या कुछ खाने पीने का सामान खरीदे। अभी तो मोदी सरकार जीएसटी बहुत सारी चीजों पे लगा दिया है, जिसका विरोध हो रहा है कि खान पान की चीजों पर भी लगाया गया है। तो ये चीजें चलती रहेगी। फिलहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, सरकार कोई भी हो कर तो लगाएगा ही, लेकिन हम लोग समझते हैं कि कर प्रणाली क्या है, कर का मतलब क्या होता है, कैसे टैक्स सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई भी पूछे कि कर क्या है, तो कर के संदर्भ में हम बोलेंगे कि एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान है जो कोई करदाता बिना किसी प्रतिफल के, आशा के वो भुगतान करता है सरकार को। सरकार क्या करेगी? सरकार का तो इतना सारा वेलफेयर का काम करना है, तो इसी सब कर भुगतान के माध्यम से जो धन एकत्र होता है उसके माध्यम से वो अपना वेलफेयर करता है लोगों का। लेकिन ये जो होता है बिना प्रतिफल के, तो जनता जब कर देता है तो उसको ये आशा नहीं रहता है कि उसको डायरेक्ट कुछ रिटर्न होगा। हो सकता है कि इनडायरेक्ट रूप में रिटर्न हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, सड़कें हो, चिकित्सा हो या और भी चीजों से वो लाभान्वित हो, बट डायरेक्ट उसे कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि कर क्या होता है, तो एक लाइन में बोलिए, कर एक अनिवार्य भुगतान होता है जो कि कोई करदाता कर के आधार से संबंधित होने के कारण बिना किसी प्रतिफल के आशा के जो है उसका भुगतान करता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग हमेशा देखते होंगे दो चीज, शेष और सरचार्ज, ठीक है। शेष और सरचार्ज हमेशा जिंदगी में ये दोनों चीज आप कभी बिल पे ध्यान दीजिएगा तो आ ही जाता है। तो आज हम लोग समझते हैं कि शेष और सरचार्ज क्या है। तो सबसे पहले बेस आप लोगों को समझ में आता होगा कि बेस क्या होता है किसी चीज का। तो देखिए, माने कि हम, मेरा देश मतलब अपने देश में ये कानून लागू हुआ कि 100 रुपया जो कमाएगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है कि 100 रुपया जो कमाएगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा और कर जो है 10% है।
तो कितना हो गया कर 10% ये टैक्स के रूप में या कर के रूप में सरकार को 100 रुपया आमदनी का 10 रुपया वो लौटाया। फिर हुआ कि इसके ऊपर जो उपकर, ठीक है, शेष लगा, तो शेष जो है 2% है, तो 100 का 2 रुपया जो है वो 2 रुपया हो जाएगा अगर 2% है। अधिभार जो है 10 रुपया है, तो इसका तो 10% अधिभार है, तो अगर ये लगेगा कर के आधार पर तो ये 10 रुपया होना चाहिए, लेकिन ये अधिभार 1 रुपया है, क्योंकि ये कर के आधार पर नहीं बल्कि कर के ऊपर लगता है। तो देखिए क्या है कि उपकर जो है कर के साथ कर के आधार पे लगता है, हमेशा याद रखिए बेस ऑफ टैक्स पे लगता है उपकर, और ये अधिभार जो है कर के ऊपर लगता है। तो आखिर ये है कि जब सब टैक्स ही है तो हम क्यों नहीं सारा सबको एक साथ ही लगा देते हैं, क्यों अधिभार, क्यों शेष, क्यों सरचार्ज, सीधा एक टैक्स रखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप टैक्स पेयर होंगे तो देखिएगा कि जैसे मोदी सरकार के द्वारा 2016-17 में किसान कल्याण कर नामक सेस लगाया गया, 2% के आसपास था। तो उसका मतलब हुआ कि आप जो भी टैक्स पे करते हैं उसका और 2% आपको लिया जाएगा और उसको जो है किसान के कल्याण के लिए लगाया जाएगा। उसी तरह शिक्षा पर लगता है, स्वास्थ्य पर लगता है। तो ये जो होता है ना, ये किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपकर लगाया जाता है। और अधिभार क्या होता है कि अधिभार होता है, मानिए कोई आपदा आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये आ गया, तो उन सब चीजों के लिए आपदा लगाया जाता है। तो कर के ऊपर कर होता है शेष या उपकर, कर के ऊपर कर के साथ कर के आधार पर जो लगता है उसको शेष या उपकर कहते हैं। अधिभार जो होता है वो कर के ऊपर कर होता है। जहां कर सामान्य स्थितियों में लगाए जाते हैं तो उपकर और अधिभार जो है किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाता है। इसके साथ ही जो है उपकर या शेष जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स पर लगता है, और अधिभार जो है सरचार्ज जो है वो सिर्फ जो है इनडायरेक्ट टैक्स पर लगता है। तो इतना चीज के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि कर के प्रकार कितने होते हैं, तो कर के प्रकार जो होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में क्या अंतर होता है, तो वैसा कर भार जिसको वहन करने का जो है वहन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ करदाता पर हो भार, और वैसा भार जो करदाता किसी और पे आरोपित कर देता है उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर करते हैं। अभी हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट है, जो राज्य और केंद्र सरकार के जो बार बार पूछे जाते हैं, वहां हम लोग उस पे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि कर का जो प्रकार होता है प्रगतिशील, प्रतिगामी, अवकर्मी, उसके संबंध में एक बेस बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कर की पद्धतियां, करारोपण की पद्धतियां, ठीक है। तो एक है प्रतिगामी कर प्रणाली, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। एक होता है अनुपातिक कर प्रणाली और एक होता है प्रगतिशील या परगामी कर प्रणाली। आइए देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला है प्रतिगामी कर प्रणाली या रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो होता क्या है कि जैसे देखिए कर की दर आय में वृद्धि के साथ घटती जाए। जैसे कि अगर आप 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, तो कर की दर कितना रहेगा, 30% रहे। 20 लाख कमा रहे हैं तो 20% रहे, ठीक है। और अगर 30 लाख कमा रहे हैं तो कर की दर जो है घटकर आ जाए 10%। तो इसको हम लोग प्रतिगामी कर कहते हैं। एक तरह से जब आय में वृद्धि के साथ कर की दर घटती जाए तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिगामी कर प्रणाली। तो सोचिए ये एक तरह से क्या होगा कि अमीरों पे कम टैक्स पड़ेगा और गरीब पर काफी ज्यादा टैक्स का बोझ पड़ेगा। तो ये कर प्रणाली कहीं से सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहा जाता है। और ये एक तरह से गरीबों पर बोझ काफी ज्यादा पड़ता है। तो ये जिसके अगर प्रतिगामी कर पूछे तो एक बात ही बोलिए, कर की दर आय में वृद्धि के साथ घटती जाए तो उसे हम लोग प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। दूसरा आ गया अनुपातिक या स्थिर कर प्रणाली, कि मतलब जो अनुपातिक या स्थिर कर प्रणाली का तात्पर्य वैसी कर प्रणाली से है कि कर का कुछ भी रहे,
आय कुछ भी रहे, मानिए 15% टैक्स है, किसी भी आय पर 15% टैक्स लगेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अनुपातिक कर प्रणाली। ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। तो इस तरह से ये देखते हैं कि हम दो को देख लिए, अनुपातिक कर प्रणाली और जो है ये एक प्रतिगामी। अब एक होता है प्रगतिशील। तो प्रगतिशील देखिए कर प्रणाली क्या होता है कि जब आय में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। जैसे यहाँ 5%, यहाँ 10%, यहाँ 20% लगा। ठीक है, तो कर की दर आय में वृद्धि के साथ अगर बढ़ती जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। भारत में आयकर जो है इसी प्रणाली के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है। भारत में आयकर जो है इसी प्रणाली के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है। जैसे देखते हैं 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता है, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख पर 10% और उसके बाद जो है टैक्स बढ़ते जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और टैक्स प्रणाली है अवक्रमिक टैक्स सिस्टम। तो अवक्रमिक टैक्स सिस्टम क्या है कि देखिए प्रगतिशील और अनुपातिक का मिश्रण है। जैसे कि कर की दर आय में वृद्धि के साथ बढ़े और एक टाइम के बाद स्थिर हो जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर 10 लाख है इनकम, मानिए कि 10 लाख इनकम है और ये कर की दर जो है 5% रहे, 20 लाख पे जो है 10% रहे और 30 लाख पे जो है 15% रहे और 40 लाख पे फिर से 15%, 50 लाख पे फिर से 15%, मतलब कि जितना भी बढ़ते जाएगा 15% से कर का दर नहीं बढ़ेगा। तो इसको हम लोग अवक्रमिक कहते हैं। शुरुआत में तो वृद्धि होता है लेकिन जो है बाद में स्थिर हो जाता है। जो प्रगतिशील और अनुपातिक का मिश्रण है उसको हम लोग अवक्रमिक कर प्रणाली या डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, प्रगतिशील कर प्रणाली, जब कर की दर आय में वृद्धि के साथ घटती चली जाए तो प्रगतिशील कर प्रणाली, और जब कर की दर स्थिर रहे तो अनुपातिक कर प्रणाली, और जब कर की दर जो है आय में वृद्धि के साथ बढ़ती चली जाए तो प्रगतिशील कर प्रणाली, और जो है अवक्रमिक जो है प्रगतिशील और अनुपातिक का मिश्रण है। तो ये अनुपातिक कर प्रणाली और ये प्रगतिशील कर प्रणाली से गरीबों को नुकसान होता है। ठीक है, और जबकि प्रगतिशील कर प्रणाली को न्याय संगत कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस तीनों कर प्रणालियों को देखा। अब हम लोग कुछ मुख्य जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष के संदर्भ कर के संदर्भ में बात करते हैं। अब हम लोग कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पर बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें कराघात, करापात और कराघात, ठीक है, करापात और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। कि मतलब जिस पर कर होता है उसी को कर चुकाना भी पड़ता है। ठीक है, कि मतलब ऐसा कर प्रणाली जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी कर को दूसरे पे नहीं टाल सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष कर, कि मतलब जिस व्यक्ति पे जो कर लगा है उसको ही चुकाना पड़ेगा, किसी दूसरे के द्वारा वो नहीं चुकाया जाएगा। ठीक है, तो आइए एग्जाम में बहुत सारा जो है पूछता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह से पूछता है। एक पूछता है कि अप्रत्यक्ष कर है या प्रत्यक्ष कर है, दूसरा पूछता है कि केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है। तो यहाँ हम लोग महत्वपूर्ण केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार पहले आयकर, ये सबको पता होगा, निगम कर ये भी सबको पता होगा, व्यय कर, संपत्ति कर, ठीक है, पूंजी लाभ पर कर, लाभांश कर, ब्याज कर और उपहार कर, अस्थि कर मतलब संपत्ति पर जो कर लगता है, लाभांश वितरण पर कर, किसी कंपनी का या किसी का भी लाभांश जो वितरण होगा उस पर कर, प्रतिभूति व्यापार जो शेयर बाजार वगैरह पे जो व्यापार होता है उस पे कर। ठीक है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कमोडिटी वगैरह पे टैक्स लगता है, ये सारे जो कर हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, जिनमें आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ पर कर, लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार कर, अस्थि कर, लाभांश वितरण कर, प्रतिभूति व्यापार कर और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है ये है
प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार का। अब राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर देखिए, भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, व्यवसाय पर कर, अचल संपत्तियों पर कर। ये अचल संपत्ति शहरी क्षेत्र में, ठीक है, अचल संपत्ति शहरी क्षेत्रों में। तो इन पर जो है जो कर लगता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स। रोजगार पर जो कर लगेगा, पथ कर जो लगेगा गैर शहरी क्षेत्र में, सॉरी ये होगा। तो देखिए, भू राजस्व कर राज्य सरकार लेगा, कृषि आय पर भी कर राज्य सरकार लेगा, होटल प्राप्ति पर भी कर लेगा, व्यवसाय पर भी लेगा, रोजगार पर भी लेगा, पथ पर भी लेगा, अचल संपत्ति जो गैर शहरी क्षेत्रों में हो ये उस पर भी कर लेगा। तो ये राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स है। इसमें से बहुत सारा जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि पथ कर, कृषि आय पर कर, भू राजस्व कर, जो व्यवसाय कर है, अचल संपत्ति पर कर। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति पर जो है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर ऐसा होता है कि कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है, कि मतलब करापात मतलब कि कर लगा इस पर, और कराघात की मतलब कर चुका रहा है कोई और व्यक्ति। तो इस तरह के कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे कि आप पे कोई कर लगा लेकिन आप चुका नहीं रहे हैं, जैसे हो गया सब ये सीमा शुल्क हो गया, उसके बाद जो है जिस तरह का सीमा शुल्क हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी आते हैं, जैसे सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, ये सब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में चुकाते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुकाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सीमा शुल्क जो है एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, किसका, केंद्र सरकार का। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है किसका कर है, केंद्र सरकार का। सेवा कर जो है केंद्र सरकार के। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय व्यापार कर। तो ये सारा जो है कौन सा है, ये सारा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार का। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष कर राज्य सरकार का, थोड़ा आंकड़ा बड़ा है। व्यापार कर, बिक्री कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, डीजल पेट्रोल पर बिक्री पर कर, उसके बाद वाहनों पर कर, परिवहन कर, प्रवेश कर और विज्ञापन पर कर, ये बार बार पूछा जाता है। विद्युत पर कर व शुल्क, ये भी पूछा जाता है। शिक्षा पर उपकर पूछा जाता है। सट्टेबाजी पर बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आप लोग एक खाका तैयार करिए, डाटा बनाइए और अपने स्तर से भी चीजों को सही से, और जो कहीं से आपको मिलता है तो उसको लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में ये सब क्वेश्चन सही करने लगते हैं तो आप भीड़ से अलग होने लगते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई सही करता है, लेकिन ये सब टेक्निकल चीजें हैं और थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर डालिएगा और प्रैक्टिकलिटी के रूप में अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो धीरे धीरे ये चीजें आपको समझ में आने लगेगी। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग बजट पढ़े, टैक्सेशन पढ़े, ये दोनों चीज को पढ़े। चूंकि ये चैप्टर काफी लंबा है, इसीलिए इन्हीं दोनों चीजों का समावेश हम लोग करेंगे। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि अभी जो वर्तमान में है, जो 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे राज्य या केंद्र सरकार के, ठीक है, 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और 22 प्रकार के उपकर, इन दोनों को मिलाकर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत की गई भारत में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो है एक तरह से बहुत सारे इन दोनों के करों को मिलाकर किया गया। जीएसटी चूंकि अभी जो है काफी रिसेंट है, न्यू है, एग्जाम में पूछा जा रहा है, पूछे जाने की बहुत सारी संभावना है, इसीलिए जीएसटी पे एक अलग वीडियो मैं बनाकर अभी इसी दौरान आप लोगों के सामने दूंगा, ताकि जीएसटी से जो है प्रश्न एकदम से स्वाभाविक है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में दिखता है। तो उसी के लिए मैंने जीएसटी को इसमें समाहित नहीं किया, बल्कि उसके लिए एक अलग वीडियो बना के मैं आप लोगों के सामने दूंगा। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए, मैं कह रहा था कि इन क्वेश्चन सबको सही करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप जरूर आपका स्कोरिंग हाई होगा, आप धीरे धीरे ऊपर बढ़िएगा और रिजल्ट से नहीं चूकिएगा। बाकी अभी तक जो हमारा सफर रहा इकोनॉमिक्स का, तो लगभग हम आधे से ज्यादा सफर तय कर चुके हैं। बचा हुआ जो भी चैप्टर है, मुद्रास्फीति, बैंकिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस सब पर भी हम वीडियो बना के बीपीएससी एग्जाम से पहले डालेंगे। बस आप लोगों का काम है कि हमारे
वीडियो को, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिले। और तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।